Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Deepak Deep going to discuss physical chemistry part of ReNEET 2026. It was held on 21st June 2026. Let's start with first question of physical chemistry. In physical chemistry, total number of questions was 15 and first question in code 80 was question number 49. First question is question number 49 from electrochemistry, and it is like the standard electrode potential for the half cell reaction Fe3 positive plus electron Fe2 positive is given. E नॉट Fe3 पॉजिटिव Fe का दिया हुआ है, Fe2 पॉजिटिव Fe का दिया हुआ है और पूछ लिया है बच्चे Fe3 पॉजिटिव टू Fe का. आपने बार बार ऐसा क्वेश्चन किया होगा, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं. तो वी हैव रिएक्शंस Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe और इसका E नॉट वैल्यू है कुछ -0.04 वोल्ट जैसा क्वेश्चन में दिया है. एंड फॉर Fe2 पॉजिटिव टू Fe, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन Fe गोज टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज गिवन एज E नॉट एज 0.44 वोल्ट. भाई माइनस को प्लस कर दिया क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया है और आपको पता है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन की नीड है आपको, उसमें Fe3 पॉजिटिव लेफ्ट को है, Fe2 पॉजिटिव राइट को है, Fe got cancelled and result is Fe3 positive plus electron, we have Fe2 positive and question is what is E naught for this? What is E naught for this? ये करना हमने. तो चलो भाई, आपको पता है कि if it is E naught 1, it is E naught 2, it is E naught 3, तो E naught 3 जब दो रिएक्शन को जोड़ के तीसरा हाफ रिएक्शन मिलता हो तो E naught 3 आपने किया होगा N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाई N3. रखते हैं बच्चे वैल्यू. N1 की वैल्यू दी है 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 विद नेगेटिव साइन, तो माइनस आ गया आगे, प्लस N2 इज 2 एंड 0.44 E नॉट की वैल्यू बाई N3 फॉर थर्ड प्रोसेस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है. सॉल्व किया तो इट इज -0.12 एंड प्लस 0.88. सॉल्व करके आ जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट. तो आंसर इसका करते हैं बच्चे प्लस 0.76 वोल्ट एंड दैट इज आंसर नंबर 1. 49 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन जैसा है, तो प्रैक्टिस में रहा होगा. होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा. क्वेश्चन नंबर 49 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 50 इज फ्रॉम ऑर्गेनिक. क्वेश्चन नंबर 51 देखें आप. 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 इज अगेन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है. एक सॉल्ट है XY और XY के बारे में बोला है बच्चे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. XY एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. प्लॉट ऑफ लैम्डा एम वर्सेस रूट C हैज स्लोप -90. भाई आपको पता है कि लैम्डा m जो होता है बच्चे वो लैम्डा m नॉट -a रूट C होता है. डिबाई हकलोन-सागर इक्वेशन आपने ये पढ़ा है, तो आपको पता है कि भाई स्लोप अगर ये y एक्सिस पे है, अगर इसको मैं y एक्सिस पे रखूं और इसको x एक्सिस पे रखूं तो ये हमारा m है और ये हमारा c है. स्लोप और इंटरसेप्ट आपको पता है. तो भाई m की वैल्यू मतलब a की वैल्यू उसने मुझे कितनी दे दी 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -3/2 मोल, यूनिट लिखा मैंने -3/2 और लीटर का पावर 1/2 कुछ ऐसा यूनिट. तो भाई ये रखना हमको और लेमडा m दिया हुआ है, लेमडा m नॉट निकाल लेते हैं. c की वैल्यू भी दी हुई है तो वैल्यू रखा. लेमडा m की जगह पे बच्चे 145 इट इज इक्वल टू लेमडा m नॉट वी डोंट हैव प्लस माइनस a की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 90 और रूट C इज रूट ऑफ 0.01 जैसा क्वेश्चन में दिया है 0.01 मोलर. तो आपको पता है 0.01 रूट से बाहर आएगा तो 0.1 हो जाएगा बच्चे. 0.1 इंटू 90 इज 9, तो लेमडा m नॉट इज 145 प्लस 9 दैट इज 154.
ये आ गया इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। और आपको पता है कि एक्स वाई के लिए ये जो लैम्डा एम नॉट होगा बच्चे, वो लैम्डा एम ऑफ एक्स पॉजिटिव और प्लस लैम्डा एम ऑफ वाई नेगेटिव होगा एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई नेगेटिव की वैल्यू आपसे पूछा है और एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो भाई यहां 154 रख देना है, x की जगह पे हमको 74 रख देना है और ये वैल्यू निकाल लेना है x क्या होगा। तो x कम्स आउट टू बी 80। तो आंसर इज 80 इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप इसको कह सकते हैं डिबाई-हकल-ओनसागर इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन 12th क्लास से। अब सिंपल क्वेश्चन था लेकिन हाँ ट्रिकी था, क्योंकि डायरेक्ट डेटा नहीं था। आपने अगर पढ़ा है तो आपने इक्वेशन ये जरूर पढ़ा होगा और इस इक्वेशन में क्या स्लोप होता है, क्या इंटरसेप्ट होता है, ये सब आपको जानकारी है। तो बस स्लोप की वैल्यू मतलब a पता लग गया और लैम्डा एम दिया हुआ है तो लैम्डा एम नॉट निकाल लेना था और लैम्डा एम नॉट में रॉक्स लॉ लगा देना था। आयंस का कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने पढ़ा है ये। तो थोड़ा रॉक्स लॉ भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 56 है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 56 देखें आप बोर्ड पे। एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, आर्हेनियस प्लॉट इज गिवन। आर्हेनियस प्लॉट दिया हुआ था, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आप बताइए E का पावर 2 पर मिनट कब हो जाएगा, किस टेम्परेचर पे। आपने पढ़ा है बच्चे कि ln K जो होता है वो बराबर होता है ln A माइनस EA बाई RT के। हाँ इस ग्राफ में थोड़ी गड़बड़ी है, ये 6 से था कर्व ऐसा, ये नहीं था ये कर्व, आप इग्नोर करिए, ये 6 से था, टाइपिंग एरर है शायद ये। तो ln K की वैल्यू E का पावर 2 रख दिया बच्चे, ln E का पावर 2, ln A मतलब इस जो इंटरसेप्ट होता है ln K, और आपने ये पढ़ा है कि ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R इंटू 1/T लिखें। तो ln K को अगर हम y एक्सिस पे रखें और इसको x एक्सिस पे रखें तो ये हमारा m है और ये हमारा c है। इंटरसेप्ट इज ln A, तो इंटरसेप्ट हमारा ln A है, थोड़ा गड़बड़ है, ध्यान रखना इसका। तो ln A इज गिवन एज 6 एंड माइनस EA is given as 6.64 इन किलोजूल। R की वैल्यू 8.3 बोला है आपको यूज करने के लिए और टेम्परेचर पूछा है, ये किलो जूल में है तो 10 का पावर 3 कर दिया। तो भाई ये 2 हमारा ln E का पावर 2 becomes 2, 6 minus 2 is 4, तो T comes out to be 6.64 into 10 का पावर 3 divided by 8.3 multiplied by 4। सॉल्व किया बच्चे तो ये वैल्यू आता है 200 केल्विन, एग्जैक्टली सेकंड ऑप्शन। तो 56 भी ट्रिकी क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं था, लेकिन हाँ आपने अगर पढ़ा है आर्हेनियस इक्वेशन ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ए बाई RT, आपने ये ग्राफ पढ़ा है तो आपको पता है इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, और ये भी आपने सही किया होगा। ट्रिकी था, आसान था क्वेश्चन, कैलकुलेशन टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद नेक्स्ट नंबर 58 है हमारा, देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 58 इज protein undergoes reversible thermal denaturation from its initial state N to denatured state D according to reaction। भाई एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एक कहानी है denaturation ऑफ प्रोटीन के लिए कुछ ऐसा। At 60 degrees Celsius the concentration of both N and D are equal at equilibrium and the standard enthalpy change is given as 666 किलोजूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज पूछा है आपसे। भाई आपने पढ़ा है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है बच्चे बराबर होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट एट इक्विलिब्रियम। आपने पढ़ा है कि डेल्टा जी जो हो जाएगा हमारा वो हम 0 रख देंगे तो डेल्टा एच ही हमारा टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो अगर हम इस जगह पे डेल्टा एस यूज करें, डेल्टा एच ये नॉट हटाया, डेल्टा एच अगर हम यूज करें टी डेल्टा एस तो टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच इज गिवन एज 666 एंड डेल्टा एस इज गिवन एज
T is given actually. T is given. We have to find out delta S. Delta S is equal to delta H by T. Delta H by T at equilibrium. तो डेल्टा H कितना दिया है बच्चे? 666 किलो जूल और टेम्परेचर दिया है 60। हाँ, थोड़ा परेशान किया है, ये 60 डिग्री सेल्सियस है बच्चे, या हम केल्विन में रखते हैं। 60 प्लस 273, ये 333 हो जाएगा। तो आंसर इज 2 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो 58 का करना है हम लोग को 4। 58 के बाद आप नेक्स्ट नंबर देखें, 59 है नेक्स्ट नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स। भाई लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट है। ये पूछा नहीं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलो सोचते हैं इस क्वेश्चन को। An ideal solution thus formed obeys Raoult's law throughout the composition range is right। Ideal solution उसको कहते हैं बच्चे जो Raoult's law को obey करता हो at entire range of their composition, उसी को तो ideal बोलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई। Mixture of chloroform and acetone shows negative deviation from Raoult's law। भाई क्लोरोफॉर्म आप कहते हैं CH, Cl, Cl, Cl और एसीटोन इज C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3। आपने जरूर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन जब मिलाया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। पहले डाइपोल फोर्स था, अब हाइड्रोजन बॉन्ड है और पहले से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। तो भाई ये कह रहा है एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, तो अगेन इट इज राइट स्टेटमेंट। फिर कह रहा है मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शोज पॉजिटिव डिविजन। भाई ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये भी आपने पढ़ा है कि अगर ये फिनॉल है जिसके पास OH है और ये एनिलीन है N, मान लीजिए कि मैंने H और इधर PH ग्रुप दिखा दिया एनिलीन का, कुछ ऐसा। तो इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, फिनोलिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, उसके ऊपर लोन पेयर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के बीच में। ये एनसीईआरटी का एक अच्छा एक्सप्लेन्ड एग्जांपल है। तो फिनॉल और एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगेन इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डिविजन। आपके एनसीईआरटी में दोनों एक्सप्लेन्ड है, तो मुझे लगता है ये आपने किया होगा सही। ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। तो भाई अगर ये करेक्ट पूछा होता तो आंसर होता A एंड B, और इनकरेक्ट पूछा होता तो C ओनली होता। चूंकि C ओनली कोई ऑप्शन है नहीं, तो मान लेते हैं कि शायद इसने करेक्ट पूछा है और आंसर किया जाए A एंड B ओनली। मैंने फिर से बोला बच्चे, इस क्वेश्चन में एरर था कि इसने करेक्ट इनकरेक्ट जैसा नहीं बोला है। चूंकि एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑप्शंस अवेलेबल जो हैं उस पे हम लोगों ने सोचा, तो इसलिए हम लोगों ने आंसर किया A एंड B आर करेक्ट। तो मैं इधर आपको लिख देता हूं, मैंने करेक्ट ऑप्शंस देखे हैं। अगर इनकरेक्ट होता तो A एंड B करेक्ट है, और इनकरेक्ट अगर पूछा होता तो आंसर C होता ओनली। चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये हम लोगों ने टिक किया। तो होप आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे। क्वेश्चन वाज इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्यूशन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59 के बाद $67 है। 67 इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर की अनयूजुअल क्वेश्चन है बच्चे। जनरली बच्चों को ये कम पता होता है, क्लासेस में तो टीचर्स सबको बताते ही हैं कि अगर Na गोज टू प्रोडक्ट हो जाए, Na गोज टू प्रोडक्ट हो जाए तो रेट एक्सप्रेशन बदल जाता है। R जो होता है वो 1/n ऑफ dA/dt हो जाता है, और रेट का तरीका Ka का पावर n भी होता है। मतलब अभी जीरो ऑर्डर है तो जीरो है, तो -1/n dA/dt जो होगा बच्चे वो K के बराबर हो जाएगा। तो -dA/dt n टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। मतलब यहां K की वैल्यू n टाइम्स हो जाएगी। एंड फॉर सच रिएक्शन आपने पढ़ा है कि T का एक्सप्रेशन A0 - A
और डिवाइडेड बाई एन के हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर n टाइम्स रिएक्शन हो जाता है तो k की वैल्यू n टाइम्स हो जाती है। वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, t की वैल्यू इज गिवन एज, t इज नॉट गिवन, t पता करना है हम लोगों ने, और a नॉट गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है तो यहां 2 रखा, 75% रिएक्शन हो गया है, मतलब 2 का 75% रिएक्ट कर गया है, तो 2 का 25% 0.5 बचा हुआ है। n की वैल्यू इस रिएक्शन में 2 दी हुई है बच्चे, तो यहां 2 रखा और k की वैल्यू 1 है, तो ये 1.5/2 एंड आंसर इज 0.75 पर मिनट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बड़ा ही अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपने क्वेश्चन किया है बच्चे तो इस तरह का क्वेश्चन आपने काउंटर किया नहीं होगा, मेडिकल लेवल में प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन जरूर आपने क्लास में पढ़ा है कि एन ए गोस्ट प्रोडक्ट के लिए एन के के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, चाहे वो जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेशन किया होगा आपने। तो आंसर इज फर्स्ट, 67 का आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। 69 एक ग्राफ का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी कर्व है, लेकिन हाँ पूछा बहुत सिंपल सा है। कंसिडर द फॉलोइंग सिमेट्रिक प्लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड फ्रॉम द न्यूक्लियस 2 रेडियल नोड्स किसमें हैं। भाई रेडियल नोड उस जगह पे होगा जहां जीरो पे ये ग्राफ कट हो रहा होगा। ये लाइन मैंने जीरो की खींच ली, ये लाइन जीरो की खींच ली, तो आप देखें ध्यान से तो 2 बार कट करने वाली लाइन, एक बार यहां कट हो रहा है, एक बार यहां कट हो रहा है, तो सी ऑप्शन ऐसा है, सी वाला ग्राफ ऐसा है जिसमें 2 रेडियल नोड हैं। चूंकि ये स्कैन्ड कॉपी लग रहा है इमेज का, ये जो है ये इस तरह का ग्राफ था, लेकिन यहां टच करा के छोड़ दिया था। आपको पता है कि इसमें एक ही नोड है, यही यहां एक नोड है और यहां तो एक भी नोड नहीं है, तो आंसर इज सी। सी के पास टोटल कितने नोड्स हैं बच्चे? 2 रेडियल नोड हैं, तो आंसर इज 2। 69 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर देखें आप बोर्ड पे। 74 में एक साइक्लिक प्रोसेस लिखा हुआ है बच्चे, और कह रहा है 1 मोल आइडियल गैस है। भाई 1 मोल आइडियल गैस है, W1 W3 W4 ये वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा U2 डेल्टा U4 चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 2 और 4 का, तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। भाई अगर ये डेल्टा U2 है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, तो अगर मैं W1 लिखूं बच्चे तो W1 बराबर होगा -nRT1 ln V2 बाई V1, और W2 अगर लिखूं तो W2 इज डेल्टा U2। W3 लिखूंगा, W3 अगर हमारा, तो W3 आ जाएगा -nRT ln V4 बाई V3। ओके, एंड W4 अगर मैं लिखूं तो इट विल बी अगेन डेल्टा U4। भाई आपको पता है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में चूंकि Q 0 होता है, और अकॉर्डिंग टू FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W, तो W चूंकि Q 0 है तो डेल्टा U है, W है इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, तो वही लगाया मैंने। तो दिख रहा है कि W2 प्लस W4 इज डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U4, तो ये तो गलत हो गया भाई। W1 प्लस W2 इज 2, और भाई W2 0 थोड़ा है, तो ये भी गड़बड़ है। W1 प्लस W2 प्लस W3, वर्क जो होता है बच्चे वो पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये डेल्टा U का सम होता तो 0 कर देते, डेल्टा H का सम होता तो 0 कर देते साइक्लिक प्रोसेस में 1 to 4 तक, लेकिन अभी तो 0 नहीं होने जा रहा है, तो एक ऑप्शन बच गया। ये चेक करके देखें, W1 प्लस W3 अगर लिखें बच्चे, W1 प्लस W3, तो इट विल बी -n, n की वैल्यू इज गिवन
1 मोल, 1 रख ही देते हैं भाई हम लोग, 1 R की वैल्यू कैलोरी में 2 T1 ln V2 by V1 और प्लस तो माइनस हो जाना है -2T2 ln V4 by V3। तो ये सही लग रहा है हमारा अगर हम बात करें वर्क की। तो आंसर इज 4th। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस फिर से हैं आपके, होप आपने सही किया हो। मैंने चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किया आपको कि चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, बाकी क्यों गलत है ये। अगर ये डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U4 होता तो ये भी सही हो जाता, और बाकी तो गलत था ही। क्वेश्चन नंबर 74 थर्मोडायनेमिक्स से बिलोंग करता है। 74 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 75 देखें। इन an acidic medium 10 ml of 0.25 molar oxalic acid titrated with KMnO4 solution, volume of KMnO4 solution required to reach the end point is 10 ml। भाई आपने पढ़ा है कि H2C2O4 को ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4 टू CO2 और ये +2 से +4 में जा +3 से सॉरी ये +3 से +4 में जा रहा है, 2 है इधर, 2 CO2 किया तो n फैक्टर 2 है इधर बच्चे। तो ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर हमारा 2 आ गया, और KMnO4 एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव जाता है, तो n फैक्टर चूंकि ये +7 से +2 में जा रहा है तो n फैक्टर 5 है। यूज करते हैं इस बात को हम लोग, हम जानते हैं बच्चे M1V1 फॉर इक्वेलेंट्स ऑफ यार इधर मिलीलीटर में है तो मिली इक्वेलेंट्स कर लेते हैं। मिली इक्वेलेंट्स ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्वेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। वैल्यू रखते हैं बच्चे। KMnO4 इज 10 ml, मोलारिटी वी डोंट हैव, n फैक्टर इज 5, इसका वॉल्यूम दिया है 10 ml 0.25 और इनटू 2, तो m कम्स आउट टू बी, ये 0.5 इंटू 10 इज 5 इंटू 10 इज 50, तो दिस इज 0.1 मोलर। 4th आंसर 75 का 4th। ये तो बड़ी प्रैक्टिस की बात है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। KMnO4 का एसिडिक मीडियम n फैक्टर आपको याद रहता है 5, ऑक्जेलिक एसिड का भी याद रहता है, तो ये पक्का आपने सही किया होगा। 75 का आंसर हम लोग करते हैं 4। 75 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 फिर रेडॉक्स चैप्टर से बिलोंग करता है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। भाई सबका हम लोग पता कर लेते हैं। N2O5 एक ऑप्शन है, मुझे लगता है ये +5 आपको मिल जाएगा। Al2O3 है, +3 है, H2S है, -2 है, तो ये तो आंसर सही लग रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं। PbO2 में Pb +4 में है, N2O3 में N+3 में है, SO3 में S+6 है, तो ये ऑर्डर तो गड़बड़ हो गया। P4O6 में ये P2O3 टाइप का केस है, तो 6 का 12 और 12 मतलब 4x, तो ये +3 है, और Cl2O7 इज +7 और AlH3 में Al फिर +3, तो भाई आपका ये भी गड़बड़ है, +3 +7 +3। तो एक और चेक कर लेते हैं। P4O10 में अंडरलाइन नहीं किया ना, P था, सल्फर था और ऑक्सीजन था। P4 बोला तो +5, सल्फर बोला SO3 में तो +6, भाई यही इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर इज 77 का फर्स्ट। मुझे लगता है ये सिंपल है, रेडॉक्स का क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा। 77 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ये फिर फिजिकल केमिस्ट्री है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड्स P and Q, डेल्टा H मिक्सिंग इज 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज 0। भाई हम पढ़े हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लगभग पहले जैसा रहता है, ना इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होता है। ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं कि सॉल्यूशन नियरली आइडियल बनता है, क्योंकि P और Q
का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो डेवलप होगा अब वो पहले जैसा ही लगभग रहेगा। सॉल्यूशन कभी प्योर आइडियल 100% आइडियल नहीं होते, लेकिन नियरली आइडियल होते हैं। तो पहला आंसर तो ठीक लग रहा है जी, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच 0 और डेल्टा वी 0 लिया जाता है। नो इंटरेक्शंस अकर्स बिटवीन पी एंड क्यू, भाई ऐसा थोड़ा कि इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन होगा, वो पहले जैसा ही होगा। मतलब पहले P और Q में जो इंटरेक्शन था मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अब लगभग वैसा ही रहेगा, इसलिए सॉल्यूशन आइडियल है। तो आंसर इज assertion is correct but reason is incorrect. assertion is correct but reason is not correct. आंसर 80 का हम लोग को 2 करना चाहिए। 80 के बाद 80 सॉल्यूशन चैप्टर से बिलोंग करता है। होप आपने सही किया हो, आसान क्वेश्चन था, बस सॉल्यूशन में आइडियल के डेफिनेशन से था ये। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद देखें आप, क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83, 84 is again from physical chemistry. 84 देखिए आप, 2 moles of an gas undergoes free expansion from 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin. भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा एस आपने पढ़ा है 2.303 NR log V2 by V1। चलिए रख देते हैं वैल्यू 2.303 N 2 मोल आइडियल गैस, R की वैल्यू नहीं रखना है, आंसर R के टर्म में ही है तो R लिखा, log 100 by 10 लिखा, तो ये आ जाएगा हमारा log 10 1 2.303 4.606 R विद पॉजिटिव साइन। भाई सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या सिस्टम ने हीट एक्सचेंज किया? चूंकि प्रोसेस में आप कह रहे हैं फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन उसको कहते हैं बच्चे जिसमें W 0 हो गया, तो Q 0 हो गया, मतलब इसने एक्सपेंड तो किया, इसका एंट्रोपी तो बढ़ा, लेकिन इस वजह से उसने सिस्टम से कोई हीट नहीं लिया, सराउंडिंग से कोई हीट नहीं लिया, तो Q सराउंडिंग हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 0। तो डेल्टा S इज इक्वल टू Q सराउंडिंग बाई T, 0 बाई T एंड दैट इज 0। तो सराउंडिंग का 0 और सिस्टम का 4.606 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो 84 का आंसर करते हैं हम लोग थर्ड। 84 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 थर्मोडायनेमिक्स से बिलोंग करता है, आसान क्वेश्चन था। 86 देखें आप, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट्स इन वाटर एट 298 केल्विन इज, केस भी दिया हुआ है बच्चे, और क्वेश्चन इज कि सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बताइए। थोड़ा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन क्योंकि तीनों सॉल्ट अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए फॉर AgBr हम काम करते हैं। पहले AgBr में अगर मैं KSP लिखूं बच्चे तो ये S स्क्वायर होगा, मतलब S रूट ऑफ KSP वैल्यू 5 इंटू, मैं इसको 50 इंटू 10 का पावर -13 करता हूं, -14 कर दिया क्योंकि मैंने एक डेसिमल इधर किया है, तो ये हमारा 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर -7 आ जाएगा, वेरी क्लोज टू 7 बट नॉट एग्जैक्टली 7। ठीक है भाई, ये पहला KSP 1 था, मैंने S1 कह लेना है, इसको S1 निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए ये बात हम जिंक हाइड्रोक्साइड, चूंकि जिंक हाइड्रोक्साइड आयनाइज होगा बच्चे, तो ये Zn2 पॉजिटिव और +2 OH नेगेटिव देगा, मतलब अगर ये S है तो ये 2S है, तो इसका KSP 4s³ होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर ZnOH होल ट्वाइस KSP जो आएगा वो 4s³ आएगा। चलिए इसको S2 कह देता हूं मैं, तो S2 कम्स आउट टू बी KSP by 4, मतलब 1 इंटू 10 का पावर -15 by 4, और इस वैल्यू का क्यूब रूट लेना होगा हम लोगों को। तो इसको 4 से 1 कैंसिल किया तो ये 0.25 आ जाएगा, तो 0.25 इंटू 10 का पावर -15 का क्यूब रूट करना है बच्चे। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि 10 के पावर -3, 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर देते, 1000 से इधर डिवाइड कर देते हैं, ये 250 इंटू 10 का पावर -18 का क्यूब रूट ले लिया। तो ये समझ में आ रहा है कि 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर -6,
भाई अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एक 10 का पावर -6 आ रहा है और एक 10 का पावर -7 आ रहा है, मतलब अभी भी ज्यादा हुआ जिंक हाइड्रोक्साइड। एक और केस चेक करते हैं। Hg2Cl2 के बारे में आप जानते हैं बच्चे कि Hg2Cl2 आयनाइज होता है तो Hg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में, मतलब S तो ये 2S, मतलब इस केस में भी Ksp किसके बराबर, 4s³ के बराबर। तो चलिए उसके लिए चेक कर लेते हैं। फॉर इधर थोड़ी जगह है मेरे पास, तो यहां चेक करते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड के लिए। 4s3³ इज इक्वल टू S3 कह दिया मैंने उसकी सॉल्युबिलिटी को, S1 S2 S3 बोल रहा हूं मैं, तो S3³ इज इक्वल टू गिवन एज 1.3 इंटू 10 का पावर -18। तो यहां से S3 की वैल्यू जो होगी वो 1.3 इंटू 10 का पावर -18 डिवाइड बाई 4 का क्यूब रूट हो जाएगा। बच्चे जब ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 6.8 इंटू 10 का पावर -7 आता है। ये दोनों वैल्यू काफी क्लोज थी, एक 7 था और एक 6.8 था, लेकिन हाँ ये 7 ज्यादा है उस वैल्यू से। तो आपको अब ऑर्डर दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा जिंक हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद AgBr का, और सबसे कम हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा, फिर AgBr, और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 86 में एक मिसप्रिंटिंग लग रहा है। यहां AgBr की जगह पे क्या होना चाहिए था बच्चे, क्योंकि दोनों Hg2Cl2 यहां लिखा नहीं है। आंसर करते हैं थर्ड, ZnOH होल ट्वाइस सबसे ज्यादा, ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब बाकी अब शायद आप एग्जाम में 1, 2, तीनों जब तक कंपेयर ना करें तब तक आप एकदम रिलेशन पे नहीं पहुंचेंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड ज्यादा है AgBr से तो ये दिख रहा है, लेकिन ZnOH होल ट्वाइस AgBr से यहां भी ज्यादा दिया है। आपको ये चेक करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लोज था, लेंदी कह सकते हो, सॉल्व करना पड़ता तब आंसर मिलता, क्यूब रूट था। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 88 देखें आप, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम एन ब्यूटेन। भाई ब्यूटेन जो होता है वो C4H10 है, O2 से जब रिएक्ट करेगा तो CO2 और वाटर बनाएगा। फिजिकल स्टेट नहीं लिखा चूंकि रिक्वायर्ड नहीं इस क्वेश्चन में। बैलेंस किया तो ये 4 है बच्चे, और ये 10 है तो ये 5 है। 4 to 8 और 5 13, तो इट विल बी 13/2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 12 का 4 गुना प्लस 10 गुने 1, इतना ग्राम अगर ये होता तो आपको 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 32 ग्राम आपको CO2 मिल जाता। मतलब 58 ग्राम C4H10 गिव्स 44 मल्टीप्लाइड बाई 4 ग्राम ऑफ CO2। 4 4 16 4 4 16 176 ग्राम। तो क्वेश्चन इज फॉर 116 ग्राम C4H10 ये कितना हो जाएगा, तो ये 44 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 58 मल्टीप्लाइड बाई 116। 58 से ये 2 टाइम्स आ रहा है बच्चे, तो ये 176 का 2 टाइम्स एंड दैट इज 352 ग्राम। तो आंसर इसका किया जाए फोर्थ, 176 का डबल। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 बहुत सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। ये पक्का आपने सही किया होगा। द नंबर ऑफ 17.0145 एंड 21.025, ऐसा दो नंबर इज राउंडेड टू 3 फिगर्स। भाई राउंड करना है मुझे यहीं तक, इस जगह तक राउंड करना है मुझे, इसको भी राउंड करना है डेसिमल के 3rd डिजिट तक। तो ये वैल्यूज क्या होंगी? भाई राउंडिंग ऑफ का रूल आपने पढ़ा है कि भाई जहां तक राउंड करना है, अगर उसके बाद 5 से कम है तो भाई छोड़ देते हैं वैल्यू, 5 से ज्यादा है तो +1 करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 5 आ जाए तो फिर उसके पहले वाला जहां तक राउंड करना है वो देखा जाता है। अगर ये इवन है तो एज इट इज छोड़ते हैं, और ऑड है तो +1 करते हैं। चूंकि ये इवन है बच्चे 4, तो 4 को हम एज इट इज छोड़ेंगे। 17.014, चूंकि ये ऑड है तो +1 करना होगा, एंड आंसर इज सेकंड वन। तो ये क्वेश्चन नंबर 89 था, लास्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने पेपर हमेशा की तरह, जैसा आपने AITS किया था, जैसा आपने स्पॉट टेस्ट किया था या रीनीट के टेस्ट पेपर्स किए थे, वैसा ही हुआ आपका पेपर।
तो ये आपका कंप्लीट पेपर था फिजिकल केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच।